नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं सीखने और काबिलियत को परखने के एक बिल्कुल नए नज़रिए में। सोचिए, अगर आपकी मार्कशीट या ग्रेड्स ये ना बताएं कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि ये देखा जाए कि आपने किसी चीज़ को सीखने में कितनी दिमागी मेहनत की है। क्या ऐसा हो सकता है? हमारे पास शिव नारायण का तक्षशिला पेज पर छपा एक लेख है, मास्टरी इन ब्रेन पेज आवर्स। ये लेख एक बड़ी दिलचस्प अवधारणा सामने रखता है, ब्रेन पेज घंटे। आज की हमारी इस खास चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये ब्रेन पेज घंटों वाला सिस्टम, जो कहता है कि ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है, आखिर काम कैसे करता है। यहाँ सीखने को पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से पूरी तरह डूबकर बिताए गए समय से नापा जाता है। कल्पना कीजिए, स्कूल में बस टीचर को सुनने या रट्टा मारने के बजाय आपकी पढ़ाई की तुलना एक पायलट के उड़ान के घंटों से या एक संगीतकार के रियाज के घंटों से की जाए। चलिए इसी अनोखी सोच की गहराई में उतरते हैं। ये ब्रेन पेज घंटे आखिर हैं क्या भला? ये हमारी आम पढ़ाई वाले घंटों से कैसे अलग हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस पूरे मॉडल का सार छुपा है। ब्रेन पेज घंटे, देखिए, ये वो कुल समय है जो कोई सीखने वाला किसी विषय पर सक्रिय रूप से, मतलब खुद से और एक तय तरीके से दिमाग लगाकर बिताता है। ये सिर्फ क्लास में बैठकर सुनना या नोट्स लेना नहीं है। अच्छा। ये निष्क्रिय नहीं, बल्कि पूरी तरह सक्रिय प्रक्रिया है। और ये सक्रियता आती है लर्नोग्राफी के साथ आयामों या तरीकों का इस्तेमाल करके। लर्नोग्राफी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में ये क्या है? क्या ये सीखने के अलग अलग स्टाइल हैं या कुछ और? आप इसे सीखने और ज्ञान को प्रोसेस करने के साथ खास औजार या तरीके समझ सकती हैं। औजार? हाँ, जैसे किसी चीज की परिभाषा को गहराई से समझना, उसे हम डेफिनेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो कैसे काम करती है, इसका पूरा नक्शा बनाना, वो फंक्शन मैट्रिक्स है। किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना, ब्लॉक सॉल्वर। जानकारी को स्थानिक रूप से व्यवस्थित करना, जैसे माइंड मैप बनाना, वो हिपोकैम्पस। ज्ञान के छोटे छोटे हिस्से बनाना, मॉड्यूल बिल्डर। किसी काम को करने के स्टेप्स तय करना, टास्क फॉर्मेटर। और छुपे हुए या अनकहे ज्ञान को समझना, डार्क नॉलेज। ये तरीके पक्का करते हैं कि सीखना सिर्फ जानकारी लेना ना हो, बल्कि उसे इस्तेमाल करना हो, उससे जूझना हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा बनना नहीं, बल्कि दिमाग की असली कसरत करना, जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहा हो या किसी चीज का वर्किंग मॉडल बना रहा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। ब्रेन पेज घंटे इसी दिमागी कसरत, लिखने या प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी हाथ की गतिविधि, मतलब मोटर एक्टिविटी, और मन में नक्शे या डायग्राम बनाने जैसे विजुअल अभ्यास का हिसाब रखते हैं। ये सब मिलकर हमारी प्रोसीजरल मेमोरी बनाते हैं, यानी वो याददाश्त जो हमें बताती है कि कोई काम कैसे करना है, न कि सिर्फ ये कि रुक क्या है। समझ गया। जोर जानने से ज्यादा करने पर है। ये सोच उन लोगों को वाकई बहुत राहत दे सकती है जो हमेशा महसूस करते हैं कि उनके परीक्षा के नंबर वो उनकी असली समझ या मेहनत को नहीं दिखाते हैं। ये तो सीधे सीधे कोशिश और सक्रिय भागीदारी को तवज्जो दे रहा है। अब लेख में एक बहुत बड़ा नंबर है, 15,000 घंटे। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाए। इसका क्या मतलब है इस मॉडल में? हाँ, 15,000 घंटे की संख्या वाकई ध्यान खींचती है। ये तक्षशिला मॉडल का एक तरह से ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं। ये वो कम से कम कुल ब्रेन पेज घंटे हैं जो इस मॉडल के हिसाब से किंडरगार्टन से लेकर मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई में पूरी महारत हासिल करने के लिए जरूरी माने गए हैं। 15,000 घंटे पूरी एकेडमिक जिंदगी के लिए? इसे कैसे बांटा गया? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। इसे 3 बड़े हिस्सों या कहिए पड़ावों में बांटा गया है, और हर पड़ाव के लिए 5,000 घंटे रखे गए हैं। पहला पड़ाव है प्री तक्षशिला, जो करीब 1ली से 5वीं कक्षा तक का समय है। इन 5,000 घंटों का लक्ष्य है बुनियादी पढ़ना लिखना, नंबर समझना, हाथ और आंखों का तालमेल बिठाना सीखना, मोटर लर्निंग जिसे कहते हैं, और कल्पना शक्ति को जगाना। ठीक है, पहला 5,000 घंटे का ब्लॉक। हाँ, दूसरा पड़ाव है तक्षशिला कोर। ये 9वीं से 12वीं कक्षा के आसपास का समय है। यहाँ के 5,000 घंटे विषयों की गहरी समझ बनाने, तर्क करने की क्षमता बढ़ाने और मुश्किल समस्याओं को हल करने के कौशल पर केंद्रित है। और तीसरा पड़ाव है पोस्ट तक्षशिला। इसमें ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई आती है। यहाँ के 5,000 घंटे किसी खास विषय में विशेषज्ञता हासिल करने, रिसर्च करने, कुछ नया बनाने, मतलब नवाचार और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए है। ये तो पूरी एकेडमिक यात्रा का एक रोड मैप जैसा लग रहा है, जिसमें हर पड़ाव के लिए एक लक्ष्य तय है। लेकिन अलग अलग विषयों का क्या है?
क्या गणित या विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी घंटे तय हैं या ये बस ओवरऑल है? हाँ, बिल्कुल। विषयों के लिए भी तय है। ये मॉडल मानता है कि किसी भी मुख्य विषय में अच्छी पकड़ बनाने के लिए कुल मिलाकर लगभग 3000 ब्रेन पेज घंटे चाहिए होते हैं। 3000 घंटे एक विषय के लिए? हाँ, पूरी अकादमिक यात्रा में। और ये 3000 घंटे उन 3 पड़ावों में बराबर बांटे गए हैं। यानी हर मुख्य विषय के लिए हर पड़ाव में 1000 घंटे। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 मुख्य विषय लें, गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तो हर विषय को प्री तक्षशिला में 1000 घंटे, तक्षशिला कोर में 1000 घंटे और पोस्ट तक्षशिला में 1000 घंटे मिलेंगे। कुल हो गए 3000। हर पड़ाव में हर विषय के लिए 1000 घंटे। ये संख्या बहुत खास लगती है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या ये बस एक अंदाजा है? 1000 ही क्यों? 500 या 1500 क्यों नहीं? नहीं, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। और यहीं ये मॉडल और दिलचस्प हो जाता है। ये 1000 घंटे का आंकड़ा मोटर साइंस, मतलब जो बताता है कि हम शारीरिक कौशल कैसे सीखते हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की सीखने और बदलने की क्षमता, उस पर हुए रिसर्च पर आधारित है। अच्छा, न्यूरोसाइंस कनेक्शन यहाँ है। हाँ, किसी भी चीज में माहिर होने के लिए, चाहे वो साइकिल चलाना हो या गणित का सवाल हल करना, बार बार अभ्यास मतलब रेपिटेशन प्रैक्टिस और अलग-अलग तरह के काम करने की जरूरत होती है, ताकि वो चीज हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाए और हम उसे बिना ज्यादा सोचे अपने आप कर सकें। उसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। अच्छा, तो ये 1000 घंटे उस अभ्यास और गहराई तक पहुंचने के लिए जरूरी समय है, वो ऑटोमेटिसिटी लाने के लिए। का इस्तेमाल करके ज्ञान के छोटे छोटे मॉड्यूल बना सकता है, आसान से मुश्किल सवालों या कामों का अभ्यास कर सकता है, सीखी हुई चीजों को दूसरे विषयों या असल जिंदगी की सिचुएशन में इस्तेमाल करना सीख सकता है, यहाँ तक कि मिनिएचर स्कूल जैसी सेटिंग में अपने साथियों के साथ मिलकर अभ्यास भी कर सकता है। लक्ष्य है एक ऐसी साइक्लोजीड अवस्था में पहुंचना। साइक्लोजीड अवस्था, ये क्या होता है? ये फिर से टेक्निकल लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जब आप कोई चीज इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है, आपके दिमाग में रच बस जाती है। जैसे शुरू में साइकिल चलाते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, पर एक बार सीख गए तो फिर आप बिना सोचे समझे चलाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस वैसी ही महारत वाली स्थिति जहां यादें और कौशल अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस और सहज इंट्यूटिव हो जाते हैं। समझ गया। ये मुझे माल्कम ग्लैडवेल के मशहूर 10,000 घंटे नियम की याद दिला रहा है, जहां किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी बताई गई है। लगता है यहाँ उसी सिद्धांत को अकादमिक पढ़ाई के लिए हर पड़ाव के हिसाब से 1000 घंटों में ढाला गया है ना? बिल्कुल, आप इसे एक तरह से अकादमिक विषयों के लिए अनुकूलित और ज्यादा बारीकी से बांटा गया संस्करण कह सकती हैं। एकदम सही पकड़ा। तो अगर महारत को घंटों से मापा जा रहा है, ग्रेड्स या नंबरों से नहीं, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने कितनी प्रगति की है? क्या इसका भी कोई पैमाना है? मतलब कैसे ट्रैक करेंगे? हाँ, पारंपरिक परीक्षाओं की जगह यहाँ प्रवीणता यानी मास्टरी को जमा किए गए ब्रेन पेज घंटों के आधार पर ही आंका जाता है। इसके लिए एक सीधा साधा पैमाना है। अगर किसी विषय में 0 से 300 घंटे लगे हैं तो उसे बुनियादी समझ यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग माना जाता है, सिर्फ बेसिक। ठीक है। 300 से 700 घंटे होने पर ये मध्यवर्ती अनुप्रयोग इंटरमीडिएट एप्लीकेशन का स्तर है, मतलब आप ज्ञान को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ओके। 700 से 1000 घंटे पूरे होने पर आप कार्यात्मक विषय प्रवीणता हासिल कर लेते हैं, यानी आप उस विषय में ठीक ठाक काम कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोफिशिएंसी। हाँ, 1000 घंटे पर। हाँ, 1000 से 1500 घंटे तक पहुंचने पर उन्नत क्रॉस डोमेन प्रवाह विकसित होता है। आप उस ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ पाते हैं, और 1500 घंटे से ज्यादा लगाने पर आपको विषय में महारत और नवाचार, सब्जेक्ट मास्टरी, इनोवेशन का स्तर हासिल होता है, जहां आप शायद कुछ नया भी बना सकें। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र किसी विषय पर मान लीजिए 750 घंटे लगाता है, तो परीक्षा में चाहे उसके औसत नंबर ही क्यों ना आए, इस मॉडल के हिसाब से वो उस विषय में प्रोफिशिएंट यानी कुशल माना जाएगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ, क्योंकि यहाँ जोर इस बात पर है कि काबिलियत परीक्षा के दिन आप क्या उगलते हैं
उससे नहीं बनती। वो बनती है लगातार लगाए गए समय और सक्रिय मेहनत से। ये सीखने को एक यात्रा की तरह देखता है, न कि मंजिल की तरह। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है सीरियसली। लेकिन असल में छात्र ये घंटे जमा कैसे करते हैं? क्या वो बस टाइमर लगाकर बैठ जाते हैं? अपने कहा सक्रियता, तो ये सक्रियता दिखती कैसे? क्या करते हैं वो? नहीं, टाइमर लगाकर बैठना नहीं। ये घंटे सक्रिय और संरचित गतिविधियों से आते हैं। लेख कुछ तरीकों का जिक्र करता है, जैसे 1 day 1 book, ब्रेन पेज प्रैक्टिस। मतलब एक दिन में किसी एक किताब या टॉपिक पर ध्यान लगाकर वो जो लर्नोग्राफी के तरीके बताए थे उनका इस्तेमाल करते हुए काम करना। मिनिएचर स्कूल रिहर्सल, ये दिलचस्प है। इसमें छात्र छोटे ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखी हुई चीजों का अभ्यास करते हैं। शायद एक दूसरे को पढ़ाते भी हैं, पेयर लर्निंग जैसा। अच्छा, ग्रुप स्टडी। हाँ, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। फिर है टास्क फॉर्मेटर, चुनौतियां, खास समस्याओं को हल करने के लिए दिए गए संरचित काम या प्रोजेक्ट्स। विजुअल लर्नोग्राफी, इसमें डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना शामिल है। इससे दिमाग के विजुअल और स्थानिक हिस्से सक्रिय होते हैं। ओके। और ज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रम, नॉलेज ट्रांसफर इवेंट्स, इसमें छात्र जो सीखते हैं उसे दूसरों को समझाते या प्रस्तुत करते हैं। और इन सब का हिसाब कैसे रखा जाता है? मतलब कोई लॉग बुक? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम, KTMS, डैशबोर्ड और लॉगबुक का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का डिजिटल रिकॉर्ड है जहां छात्र अपनी गतिविधियों और उनमें लगाए गए समय को दर्ज करते हैं। इससे न सिर्फ घंटों का हिसाब रहता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि कौन सी गतिविधि कितनी असरदार रही। वाह, ये तो पारंपरिक क्लासरूम के माहौल से बिल्कुल अलग है, जहां ज्यादातर बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव और हैंड्स ऑन लगता है। आपने शुरू में पायलट और संगीतकार वाली तुलना की थी, क्या हम उस पर वापस जा सकते हैं? ये तुलना इस मॉडल के बारे में क्या बताती है? हाँ, वो तुलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस मॉडल के पीछे के मूल विचार को उजागर करती है। जरा सोचिए, क्या कोई पायलट सिर्फ किताबें पढ़कर या लेक्चर सुनकर हवाई जहाज उड़ाना सीख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई संगीतकार सिर्फ नोट्स पढ़कर महान बन सकता है? कभी नहीं। नहीं, इन सभी क्षेत्रों में महारत घंटों के समर्पित अभ्यास से आती है, घंटों की प्रैक्टिस से। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए सैकड़ों, यहाँ तक कि 1500 तक उड़ान घंटे यानी फ्लाइट आवर्स लॉग करने पड़ते हैं। सही बात है। एक कुशल संगीतकार बनने के लिए हजारों घंटे रियाज करना पड़ता है, 1000 to 5000 घंटे या उससे भी ज्यादा। एक एथलीट को अपने खेल में टॉप पर पहुंचने के लिए 2000 से 10,000 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ तक कि साइकिल चलाना, घुड़सवारी या सर्फिंग जैसे शारीरिक कौशल भी बार बार करने और अभ्यास से ही आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो इस मॉडल का तल्ख है कि पढ़ाई भी एक कौशल है, एक स्किल है, जिसे इसी तरह घंटों की मेहनत से सीखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तक्षशिला मॉडल यही कहता है कि अकादमिक उत्कृष्टता भी दूसरे उच्च स्तरीय कौशल की तरह ही है। ये सिर्फ जानकारी लेने से नहीं आती, बल्कि समय के साथ सक्रिय, लगातार और मापने योग्य अभ्यास से आती है। ये मॉडल अकादमिक सीखने को वही न्यूरोलॉजिकल सम्मान देने की बात करता है जो हम उड़ान भरने, संगीत बजाने या खेलने जैसे कौशलों को देते हैं, जहां अभ्यास के घंटों को ही महारत का असली पैमाना माना जाता है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो मान लीजिए कोई छात्र इस सिस्टम से गुजरता है और वो 15,000 प्लस घंटे पूरे कर लेता है, तो आखिर में वो क्या हासिल करता है? वो पारंपरिक सिस्टम से निकले छात्र से कैसे अलग होगा? सिर्फ परीक्षा पास करने के अलावा वो क्या कर पाएगा, मतलब असल दुनिया में? लेख के मुताबिक ऐसे छात्र सिर्फ परीक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। उनमें कुछ खास क्षमताएं विकसित होती हैं, जैसे वो नई और अनजान समस्याओं को एक संरचित तरीके से सोच समझकर हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, वो खुद से नई चीजें खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं, मतलब इनोवेट कर सकते हैं। वो टीमों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, शायद लीडर या मॉडरेटर के तौर पर भी। ठीक है, वो एक खास मानसिक अवस्था, जिसे लेख ज्ञानपीठ अवस्था कहता है, में पहुंच सकते हैं। ये एक तरह की अचेतन विशेषज्ञता है, जहां ज्ञान और समझ उनकी सोच का हिस्सा बन जाती है। ज्ञानपीठ अवस्था, अवचेतन विशेषज्ञता, मतलब वो चीज इतनी गहराई तक समा जाती है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे सांस लेना। हाँ, कुछ वैसा ही।
लगभग। और वो डार्क नॉलेज आयाम का इस्तेमाल करके नया ज्ञान भी बना सकते हैं। संक्षेप में कहें तो इस मॉडल का मानना है कि अकादमिक पढ़ाई का असली मकसद स्कूल में टॉप करना नहीं, बल्कि जिंदगी में सफल और सक्षम बनना है। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। इस ब्रेन पेज घंटे वाले मॉडल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इसके क्या बड़े प्रभाव हो सकते हैं? क्या हैं की टेकअवेज? अगर हम लेख से मुख्य बातें निकालें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। पहला, जैसे दूसरे कौशलों में प्रैक्टिस के घंटे मायने रखते हैं, वैसे ही अकादमिक विषयों में लगाए गए ब्रेन पेज घंटे महारत का एक भरोसेमंद पैमाना हो सकते हैं। ओके, घंटों पर फोकस। हाँ। दूसरा, 15,000 घंटे का जो खाका है, 5,000 घंटे के 3 पड़ाव, वो अकादमिक सफर के लिए एक मापने योग्य रास्ता दिखाता है, एक तरह का मैप। ओके। तीसरा, हर मुख्य विषय के लिए कुल 3,000 घंटे यानी 1,000 घंटे प्रति पड़ाव का लक्ष्य महारत हासिल करने के लिए कारगर लगता है और ये ग्रेडिंग सिस्टम का एक वैज्ञानिक विकल्प बन सकता है। चौथा, सीखने के वो 7 लर्नोग्राफी आयाम सक्रिय और गहरी समझ के लिए जरूरी हैं। पांचवां, ये प्रक्रिया रटने वाली पढ़ाई की तुलना में प्रोसीजरल और स्थानिक मेमोरी को ज्यादा मजबूत करती है, मतलब कैसे करें और कहाँ है वाली याददाश्त। ठीक। छठा, छात्र तयशुदा पड़ावों से गुजरते हैं, प्री ट्रेन लर्नर से रिसर्चर तक, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान हो सकता है। सातवां, पायलट, संगीतकार, एथलीट जैसे दूसरे क्षेत्रों से इसकी समानता इस नजरिए को और पुख्ता करती है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी, परीक्षाओं की जगह ब्रेन पेज घंटों की ट्रैकिंग शायद ज्यादा बराबरी लाए और असली सीखने को बढ़ावा दे, क्योंकि सिर्फ प्रदर्शन के दबाव को कम करके मेहनत को महत्व देता है। ये तो हुए निष्कर्ष, लेकिन अगर ये मॉडल लागू होता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आ सकते हैं प्रैक्टिकली? इसके प्रभाव काफी गहरे हो सकते हैं, जैसा आपने कहा, प्रैक्टिकली भी। ये अकादमिक मूल्यांकन का पूरा तरीका बदल सकता है। समय आधारित बेंचमार्क यानी घंटों के लक्ष्य अहम हो जाएंगे, ग्रेड्स नहीं। मतलब रिपोर्ट कार्ड पे घंटे लिखे होंगे शायद, या प्रवीणता का स्तर जो घंटों पर आधारित हो। इससे स्कूलों का पाठ्यक्रम बनाने का तरीका भी बदल सकता है। फोकस सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर नहीं, बल्कि ये देखने पर होगा कि छात्र ने कितना समय लगाकर कौन से कौशल विकसित किए। ये छात्रों को अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने और अपनी रफ्तार से सीखने की आज़ादी दे सकता है। हाँ, ये जरूरी है। जो अलग अलग तरह की सीखने की क्षमता, मतलब न्यूरो विविधता वाले छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। शिक्षकों की भूमिका भी बदलेगी। वो सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में मदद करने वाले फैसिलिटेटर बन जाएंगे। गाइड्स ऑन द साइड। बिल्कुल, ये ग्रेडिंग के तनाव से मुक्ति दिला सकता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे KTMS या AI इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर ये लेख ज्ञान को समझने, उसे मापने और उसमें महारत हासिल करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव रखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे तक्षशिला का ये ब्रेन पेज घंटे वाला मॉडल हमें पारंपरिक ग्रेडिंग सिस्टम से परे सोचने को कहता है। ये सीखने को एक सक्रिय दिमागी कसरत मानता है जिसे मापा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पायलट अपने उड़ान के घंटे गिनता है या एक संगीतकार अपने रियाज के। ये न्यूरोसाइंस की बात करता है और कहता है कि सीखना भी एक कौशल है जिससे समय और मेहनत से तराशा जाता है। हाँ, और ये वाकई सीखने का एक ज्यादा न्याय संगत, ज्यादा गहराई वाला और शायद महारत पर केंद्रित तरीका हो सकता है। लेख एक तरह से शिक्षकों, नीति बनाने वालों, स्कूलों, माता पिता और खुद छात्रों को ये सोचने का न्योता देता है कि क्या हम सीखने को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय एक सक्रिय निवेश के रूप में देख सकते हैं, समय का निवेश। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीखने की प्रक्रिया यानी किसी विचार के साथ सक्रिय रूप से जूझने, उसे समझने में लगाया गया वो समर्पित समय, वो ब्रेन पेज घंटे, आखिर में इम्तिहान में मिले नंबरों या ग्रेड्स की तुलना में हमारी लंबा समय की काबिलियत और समझ के लिए कहीं ज्यादा मायने रखते हों? इस पर जरूर सोचिएगा।